लो आ जाओ, डेप्रिसिएशन की सेकंड क्लास शुरू करते हैं। अपन को कहाँ से शुरू करना है? कंपोनेंट अकाउंटिंग से शुरू करना है आज। कंपोनेंट अकाउंटिंग, कंपोनेंट अकाउंटिंग से शुरू करना है। देखो, कंपोनेंट अकाउंटिंग क्या होती है? कंपोनेंट अकाउंटिंग में ऐसा सीन होता है कि जैसे कोई एसेट्स है, जैसे मान लो कोई एरोप्लेन है, तो कोई ऐसी एसेट्स है जिनके अलग अलग पार्ट्स को भी अपन यूज कर सकते हैं अलग से। तो उन एसेट्स पर डेप्रिसिएशन उनके अलग अलग एसेट्स की हिस्से के हिसाब से लगाया जाएगा। जैसे मानो कोई एरोप्लेन है, तो उसकी बॉडी है, ठीक है, उसका इंजन है। अब ये दो अलग अलग हिस्से हो गए ना। अब इसमें जैसे बॉडी की तो लाइफ 15 साल भी चल सकती है, और हो सकता है इंजन चले 10 साल ही। तो अब अगर अपन कंबाइनली इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो वो करेक्ट डेप्रिसिएशन थोड़ा लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि ये 15 साल चल सकती है और ये 10 साल ही चल सकती है। इसीलिए कंपोनेंट अकाउंटिंग में क्या होता है कि एसेट्स के अलग अलग हिस्सों पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता, इसीलिए इसको कंपोनेंट अकाउंटिंग कहा गया है। अब इसके बारे इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन। डेफिनेशन देखो, व्हेन एन assets has several components which can be physically separated, which can be physically separated from the main assets, from the main assets, and which have got significantly different cost and different useful life than each item should be recognized separately. It is called component accounting. ठीक है, देखो, when an assets has several component, मतलब वो assets जिसके अलग अलग हिस्से हो, which can be physically separated, और उसको physically separate किया जा सके। मतलब अगर उसको अलग अलग करें तो अपन उसको अलग अलग करके भी यूज़ कर सके। फ्रॉम मेन असेट्स, जो मेन असेट्स है, जैसे गाड़ी है तो गाड़ी के इंजन है, बॉडी है, टायर्स है, चेचिस है उसका, इस सब को। एंड विच हैव गॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट कॉस्ट, और उनकी कॉस्ट भी क्या हो, अलग अलग हो। एंड डिफरेंट यूजफुल लाइफ, और उनकी जो लाइफ है अलग अलग। अब जैसे टायर है, टायर अपन गाड़ी को यूज़ करते रहते, लेकिन टायर अपन उसकी गाड़ी को यूज़ करते करते 3-4 बार टायर बदलवाने पड़ते हैं, मतलब टायर्स की लाइफ कम है, तो टायर्स पे अलग से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। बॉडी है, बॉडी पर अलग से, ठीक है, और उसका इंजन है, इंजन तो कई साल चलता है,
बॉडी फिर भी अपन कई बार एक्सीडेंट में डैमेज हो जाती है। ईच आइटम शुड बी रिकॉग्नाइज सेपरेटली, और उनके अलग से को अपन रिकॉग्नाइज कर सके। इट इज कॉल्ड कंपोनेंट अकाउंटिंग, इसी को कंपोनेंट अकाउंटिंग कहा जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, ये पहले कंसेप्ट नहीं था, अब कंसेप्ट आया है सिलेबस में, क्योंकि ये अभी एप्लीकेबल हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं हुआ। देखो बताता हूँ कब हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स मेड कंपोनेंट अकाउंटिंग मैंडेटरी फॉर फाइनेंशियल ईयर commencing आफ्टर 1 अप्रैल 2014। मैंने कहा था ना, ये पहले नहीं थी। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने इस कंपोनेंट अकाउंटिंग को जरूरी किया है 1 अप्रैल 2014 के फाइनेंशियल ईयर से। 1 अप्रैल 2014 के फाइनेंशियल ईयर से ही कंपोनेंट अकाउंटिंग को क्या किया है, कंपलसरी किया है। उससे पहले थी नहीं, सिलेबस में भी नहीं थी, लेकिन अब ऐड हो गई है। तो ध्यान रखना कंपोनेंट अकाउंटिंग के बारे में। अब अपन देखते हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन लगाने के कितने मेथड होते हैं। डेप्रिसिएशन के मेथड, सबसे पहला है SLM, जिसको बोलते स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन की रेट फिक्स होती है। जैसे मान लो एक कोई 10,000 रुपये की कोई एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है, इस पर फिक्स हो जाएगा कि 10% है, तो 10% कितना, 1,000। तो हर साल 1,000 का डेप्रिसिएशन ही इस पर लगेगा, हर साल 1,000 का। और एक टाइम आएगा असेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी असेट्स की वैल्यू। एक टाइम ऐसा आएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसको कहा जाता है। ठीक है, दूसरा आता है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसमें क्या होता है, असेट्स की रिटर्न डाउन वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगता है। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब जैसे डेप्रिसिएशन था, कोई असेट्स थी 10,000 की, अब इस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब 1,000 लग गया डेप्रिसिएशन। फिर अगले साल 9,000 बच गए, अब 9,000 पर 10% लगेगा 900, अब बच गया 8,100। अब अगले साल 10% डेप्रिसिएशन लगेगा 810। ऐसे करके रिटर्न डाउन वैल्यू पर जब डेप्रिसिएशन लगे, उसे कहते हैं, ये रिटर्न डाउन वैल्यू हो गई इसकी WDV, ये रिटर्न डाउन वैल्यू हो गई नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, इसको WDV मेथड कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऐसे करके बहुत सारे मेथड है, मेनली क्वेश्चन इन्हीं दो मेथड से आता है, और सिलेबस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी यही दो मेथड। ठीक है, थर्ड आता है एन्युटी मेथड। इनके नेम देख लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पूछ ले कि भाई इनमें से कौन सा मेथड नहीं है डेप्रिसिएशन का, तब ये काम आ जाएंगे। एक डेप्रिसिएशन फंड मेथड, फंड मेथड। फिफ्थ है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। सिक्स्थ देख लो, रिवेल्युएशन मेथड।
रिवेल्यूशन मेथड। सेवन्थ देख लो, डिप्लेशन मेथड, डिप्लेशन मेथड। एट्थ देख लो, मशीन आवर रेट मेथड, मशीन आवर रेट मेथड, मशीन आवर रेट मेथड। ऐसे करके 8 मेथड। तो ये ज़्यादा डिटेल में तो अपन SLM और WDV को ही पढ़ेंगे, लेकिन ये जो बाकी के मेथड है ये कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि कौन सा इनमें से डेप्रिसिएशन का मेथड नहीं है, बताइए। ठीक है, या इनमें से कौन सा डेप्रिसिएशन का मेथड है, बताइए। अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा मेथड, SLM, जिसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं, या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं। पहले तो इसके नाम ही निकलो। एक तो है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तीसरा है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, इंस्टॉलमेंट मेथड। नोट्स बनाते जाओ जिन जिन को नोट्स बनाते हैं साथ साथ। और चौथा है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, ये 4 नाम हो गए। इसमें क्या होगा, डेप्रिसिएशन इक्वल रहेगा ईयर टू ईयर। इन दिस मेथड, इन दिस मेथड depreciation, the amount of the amount of depreciation remain equal from year to year। इसमें हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इसमें डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन by SLM मेथड। SLM मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देख लो। क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स का मतलब जिस प्राइस में आपने एसेट्स को परचेज, और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू का मतलब आप अनुमान लगा लो कि ये एसेट्स इतने साल तक चलेगी, और जब ये इसके साल पूरे हो जाएंगे, जब इसे टोटल डेप्रिसिएशन लग जाएगा, तो इसकी इतनी एक वैल्यू बच जाएगी। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स, कि अपन यूँ मानकर चले कि 10,000 की मशीन खरीदी, ठीक है, और 10 साल तक चल गई, और भंगार में मान लो इससे 1,000-1,200 रुपये मिल गए, तो उसके आधार पर डेप्रिसिएशन हो जाएगा। जैसे 10,000 में से गए तो कितने बचे, 8,800 अपॉन 10, 880 रुपये साल का डेप्रिसिएशन इसका हो गया। ये है तरीका, ठीक है। अब देखते हैं कि ये मेथड कौन कौन सी एसेट्स के लिए सूटेबल है। ठीक है, तो देखो SLM मेथड, दिस मेथड is suitable for those assets
whose useful life can be estimated accurately. कि ये मेथड आप उन्हीं एसेट्स पर लगा सकते हो जिनके आप एस्टिमेटेड लाइफ कैलकुलेट कर सको अच्छे से, कि हाँ भाई ये एसेट्स इतने साल ही चलेगी, इसके अलावा नहीं चलेगी, इससे आगे बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो उन पर आप इस मेथड को आसानी से अप्लाई कर सकते हो। और वो एसेट्स विच डू नॉट रिक्वायर much expenses on repair and renewal, और वो असेट्स जिन पर आपको ज़्यादा रिपेयर खर्चा वगैरह और चेंजेस वगैरह नहीं करवाने पड़े, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ obsolescence is low, such as building, patent, trademark, etc. अब देखते हैं अपन इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब न्यूमेरिकल की तरफ अपन बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं सबसे पहले। अकाउंटिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट कि इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जब अपन असेट्स को परचेज करेंगे, परचेज ऑफ असेट्स, वाइल परचेज ऑफ असेट्स, जब अपन असेट्स को परचेज करेंगे तो जनरल एंट्री क्या होगी, असेट्स, फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, या क्रेडिट में खरीदेंगे तो वेंडर अकाउंट, ठीक है। सेकंड एंट्री, जब असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगेगा, वाइल चार्जिंग डेप्रिसिएशन, डेप लिख रहा हूँ, डेप्रिसिएशन को, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, जिस असेट्स पर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो उस असेट्स के नाम से उसको डेबिट कर देना। फिर जब आगे चलकर आप असेट्स को सेल करो, वाइल सेलिंग ऑफ असेट्स, जब असेट्स को सेल कर रहे हो तो उससे कितना अमाउंट रियलाइज होगा, तो वो जो अमाउंट आपको मिलेगा सेल करते वक्त, तो अमाउंट आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और जिस असेट से आया है उस असेट्स को क्रेडिट असेट्स अकाउंट, ठीक है। फोर्थ केस, अब आपको असेट्स बेचोगे तो लॉस या प्रॉफिट भी होगा। तो इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, तब जनरल एंट्री क्या होगी, तो जब लॉस होगा तब एंट्री होगी लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट डेबिट टू असेट्स,
लॉस ऑन सेल, इतना भी ठीक है, लॉस ऑन एसेट्स के नाम पर। और या मान लो आपको क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, इन केस ऑफ प्रॉफिट, तब हो जाए आपको एसेट्स को बेचने पर प्रॉफिट, तो आपको एसेट्स को बेचने पर हो जाए प्रॉफिट। तब एंट्री क्या करोगे, तब एंट्री आप कर देंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल। ठीक है, ये आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया कंप्लीट। ये आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन शुरू कर देंगे क्वेश्चंस, इसके डेप्रिसिएशन के। ओके, क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर रहेगा, उसको देखते देखते अपन जो भी अकाउंट वगैरह है सब बनाएंगे। आराम से देखिए, मज़े करिए, ऐसे ही पढ़ लेंगे अपन पूरा चैप्टर। ठीक है।